अमित, हमारा जो शरीर है इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, और इन जॉइंट्स का फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने रोज़मर्रा के काम इनके ज़रिए सहूलियत से कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें ज़रा सी भी खराबी हो जाए या दर्द हो तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है और ये अर्थराइटिस की तरफ संकेत भी हो सकता है। इसलिए तो हम हेलो डॉक्टर सेगमेंट लेकर आते हैं ताकि हम डॉक्टर्स को बुलाएं और इस विषय पर बातचीत भी करें। बिल्कुल, तो आज अर्थराइटिस पर ही बात होगी और हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राहुल खरे का। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। नमस्कार। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार हैं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स नई दिल्ली से। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। और यदि डॉक्टर उमा, डॉक्टर राहुल से आप भी आर्थराइटिस पर कोई सवाल करना चाहें तो जल्दी से हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर उमा, हमें ये मालूम है कि आर्थराइटिस बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अगर हम उनमें से दो सबसे कॉमन उसमें आए तो हमें समझाइए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, RA और OA, इसमें क्या फ़र्क है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये दोनों कॉमन प्रकार की आर्थराइटिस है जो अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करती है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है और यंग फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो जॉइंट में डिजेनरेशन के कारण होती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीट टू टारगेट मीन्स कि कम्प्लीटली डिजीज़, क्योर वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगी कि इन्फ्लेमेशन पूरा ख़त्म हो जाए, ये होता है। वाइल इन ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ समझा जाता है और इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसका ट्रीटमेंट होता है, उसकी कोई डेफिनेटिव थेरेपी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बॉडी में बना रहता है अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो, और उससे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अभी आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होते हैं तो उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें क्योंकि पेन होने की वजह से चल नहीं पाता पेशेंट, तो मोटापा बढ़ने की समस्या, फिर एक विशियस साइकिल सेट इन हो जाती है कि मोटापा बढ़ा, ज़्यादा जोर पड़ा जॉइंट पे, वो डैमेज पड़ी। ज़्यादा गंभीर किसे कहेंगे? क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा गंभीर बीमारी है। तो ये जो अभी हम देखते हैं कि इस तरीके की जॉइंट्स को लेकर परेशानी कम एज में भी हो रही है, तो डॉक्टर क्या कारण है कि वो कम एज में भी वो टारगेट करने लगी है? देखिए, कम एज में भी हो रही है इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां होती ही शुरुआती उनकी कम एज में होती है। जैसे कि अभी हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करी, तो ये तो बचपन में बच्चों से ही शुरू हो जाती है, जिसको हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसका ऑनसेट ही शुरुआत की उम्र में हो जाता है। यंग लोगों में 20s 30s बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनकी शुरुआत अर्ली एज ग्रुप में ही होती है। तो डॉक्टर राहुल, जैसे आप एक सर्जन हैं, हाँ जी, तो सर्जरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की होती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की, या दोनों की? दोनों की होती है। देखिए, अच्छा। जब कोई भी आर्थराइटिस जब होती है तो जॉइंट जो है वो ख़राब हो जाता है और उसके अंदर का जो कार्टिलेज है वो डिजीज़ प्रोसेस से, इन्फ्लेमेशन से या एज के वेयर एंड टेयर की वजह से जब ख़राब हो जाता है तो फिर उसको नया बना ही नहीं सकते। शुरुआत की स्टेजेस में एक्सरसाइजेस से, दवाइयों से कुछ हद तक हम सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं, बट जब बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो फिर हमें जॉइंट रिप्लेस ही करना पड़ता है। जुवेनाइल आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो क्या इसमें भी सिर्फ सर्जरी ही एक ट्रीटमेंट रह जाता है या दवाइयों से हो सकता है सब ठीक? देखिए, शुरुआत की स्टेजेस में हर बीमारी में तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही रखते हैं। एक्सरसाइजेस से, मेडिसिन्स जो हैं जो वो कंट्रोल कर लेती हैं बीमारी को, ऑपरेशन को डिले हो सकता है। जी, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि पता कैसे लगाएं। तो डॉक्टर साहब, किसी को आर्थराइटिस है, कौन से प्रकार की है, कौन सा टेस्ट करवाना होगा या लक्षण कैसे हों? देखिए, सबसे पहले तो लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि रूमेटोलॉजी में जो डायग्नोसिस है या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन हो जाती है 95% ऑफ द टाइम। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का 5% रोल है। अच्छा। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डायग्नोसिस। और अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल बुखार आ रहा है, जोड़ों में तकलीफ है, मुंह में छाले हो रहे हैं, शरीर पे चकत्ते हो रहे हैं, धूप में जाने पे फोटो सेंसिटिविटी हो रही है, सो वी विल थिंक ऑफ सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस और उसका एक टेस्ट होता है ANA का, वो टेस्ट ऑर्डर करेंगे। तो अगर किसी को आर्थराइटिस है तो वो सेट ऑफ टेस्ट डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स प्रेजेंटेशन। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे हम सस्पेक्ट करते हैं तो रूमेटॉइड फैक्टर और anti-CCP एक टेस्ट होता है, वो करवाते हैं। टेस्ट है ये सारे ब्लड टेस्ट हैं। उसके बाद जॉइंट
जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन देखने के लिए और डैमेज देखने के लिए पर्टिकुलरली हम एक्सरे करते हैं, ज़रूरत होती है तो अल्ट्रासाउंड करते हैं जॉइंट का। एमआरआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हर आर्थराइटिस में नहीं होती, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। गाजियाबाद चलते हैं जहाँ से राजीव जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा ना 1 साल से मैं घर से काम कर रहा हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम IT इंडस्ट्री में हूँ। तो मेरे घर से काम कर रहा हूँ तो कुछ हुआ कि मेरे को पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया चलने फिरने में। तो मैंने डॉक्टर को टेस्ट कराया तो वो बोल रहे थे कि मेरे जोड़ों में कुछ गैप वगैरह आ गया है और ये मेडिसिन उन्होंने लिखी, कैल्शियम की और विटामिन की। तो मुझे 1 साल हो गया मैम दवाई खाते हुए, लेकिन मेरे को आराम नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे अब थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़ने में भी काफी दिक्कतें होने लगी है। उम्र कितनी है? ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स वगैरह बताए थे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 है डॉक्टर साहब। देखिए 48 ईयर्स में जो हम बात कर रहे हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ की, जिसमें पर्टिकुलरली घुटनों पे दर्द शुरू हो जाता है और चलने फिरने में ऑब्वियसली पेन होगा। और ये कह रहे थे इनका बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके नी के अराउंड जो मसल्स हैं उनका वीक हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइजेस नहीं है। दूसरा मोटापा होना, जिसका पूरा कहते हैं कि अगर किसी का 1 kg वेट बढ़ता है तो वो 3 kg अपने नीज़ पे पड़ता है। इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज़ है, उनमें ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है ऑस्टियो और बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इनको चाहिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, कुछ क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज होती हैं वो करें। और ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई 20 मिनट्स तक बैठ के डेस्क पे काम कर रहा है तो 2 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर दें और वहाँ पे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करें। 20 मिनट तो हमें भी हो गए। डॉक्टर, अगर बात हम करते हैं जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जो जिम में जाते हैं और वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनके तो जॉइंट्स पे निश्चित ही बहुत असर पड़ता होगा। तो क्या किस तरीके की प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए? कि आर्थराइटिस का खतरा उनको ज़्यादा है? अगर तो देखिए वो प्रॉपर जिम में जा रहे हैं जहाँ पे एक ट्रेंड ट्रेनर है और वो हर एक्सरसाइज से पहले वो वार्म अप करते हैं, पहले कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, एंड अगर वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो वो ग्रेजुअली बिल्डअप करें, एकदम से हेवी वेट्स ना उठा लें। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर वो सडनली कुछ वेट्स उठा लेंगे तो डेफिनेटली लोडिंग ज़्यादा होगी, मसल्स जो हैं हमारी अकस्टम्ड नहीं होंगी, यूज टू नहीं होंगी इतना वज़न ढोने के लिए, तो जॉइंट्स पे ज़्यादा वज़न भी पड़ता है। क्योंकि जब मसल स्ट्रांग होती हैं तो मसल्स भी हमारे बॉडी का वेट थोड़ा शेयर कर लेती हैं, तो जॉइंट्स के ऊपर लोडिंग कम हो जाती है। तो यानी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। करेक्ट। और नहीं तो क्या होगा, मसल्स वीक होंगी तो जॉइंट्स में इंजरीज भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दवाइयों की अगर बात करें, 10 साल पहले 20 साल पहले जो दवाइयाँ थी डॉक्टर उमा कुमार, और अब जब मेडिकल एडवांसमेंट्स काफ़ी हो गई हैं, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सूजन है, क्या दवाइयों से काम बन जाएगा? डॉक्टर राहुल खरे के पास ना जाना पड़े? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर बहुत जल्दी से कोई डॉक्टर के पास जाता है, डिले नहीं करता इन टेकिंग कंसल्टेशन, सही दवाइयाँ सही डोजेस में सही ड्यूरेशन के लिए सही पेशेंट को अगर मिल जाती है तो डॉक्टर खरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए वो तस्वीर देखते हैं कि कब है कि डॉक्टर राहुल को सर्जरी करनी होगी। तो वो तस्वीर देखिए और उसके बाद ये जो आप नी में आर्टिफिशियल जॉइंट डालते हैं, ये एक्सप्लेन करिए डॉक्टर साहब तस्वीरें। देखिए अभी जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, इसमें लेफ़्ट साइड में जो दिख रहे हैं वो घुटने के जोड़ के एक्सरेज हैं, जिसमें कि पूरी जॉइंट स्पेस ख़राब हो चुकी है, जॉइंट स्पेस ख़त्म ही हो चुकी है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोन्स के पीसेस दिख रहे हैं, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, जो बोन बढ़ जाती है। तो ये टोटली ख़राब घुटना है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसमें कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगी। और दाहिने तरफ स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं वो एक टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद के एक्सरेज हैं, जिसमें कि जितना भी ख़राब पार्ट होता है जो जॉइंट का, चाहे वो ऊपर जांग की हड्डी जिसको फीमर बोलते हैं उसको, और नीचे टिबिया जो कि पैर की हड्डी होती है, इन दोनों में हम चेंज कर देते हैं। ये एक टोटल नी रिप्लेसमेंट के एक्सरेज हैं बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई और मान लो मैंने आर्टिफिशियल जॉइंट डलवा दिया, उसके बाद भी मुझे दवाइयाँ लेनी होंगी?
बिल्कुल। लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर किसी का रिप्लेसमेंट हो गया जॉइंट का तो दवाइयाँ नहीं लेनी होंगी, क्योंकि आर्थराइटिस में सिर्फ एक जोड़ अफेक्टेड नहीं होता, बहुत सारे जोड़ अफेक्टेड होते हैं और उनमें सूजन हो सकती है। और कभी कभी जो जॉइंट रिप्लेस हुआ है उसमें भी थोड़ी बहुत अगर सिनोवियम रह गई है ड्यूरिंग सर्जरी तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जो हमने क्या हुआ डॉक्टर ये जो जॉइंट होता है उसके अराउंड एक झिल्ली होती है जो कि एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो कि हम लुब्रिकेंट जिसकी बात कर देते हैं। तो अगर वो थोड़ी रह जाती है तो वहाँ भी सूजन हो सकती है, उसको हम साइनोवाइटिस कहते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी समस्या ये है कि मेरे घुटनों में गैप है, स्वेलिंग आ जाती है और मैंने कई जगह से पनवल, फरीदाबाद, जयपुर काफी जगह से दिखाया है। कुछ डॉक्टर तो मुझे कहते हैं कि वॉक करो और कुछ कहते हैं कि वॉक नहीं करो, तो मुझे वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपकी उम्र कितनी है? मुझे हर्बल के मल्टी विटामिन दिए जाते हैं जिससे मेरा दर्द कम हो जाता है। अगर आप मैं लंगड़ा के चलती हूँ लेकिन ये लेने से मुझे काफी फर्क पड़ता है। डॉक्टर खरे? हाँ जी, इन्होंने जो बताया इनके सिम्टम्स घुटनों के दर्द के हैं, उम्र का पता नहीं चला। 50 ईयर्स। ओके, तो इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो रही होगी, जो कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो शरीर के हर भाग में बदलाव आ जाते हैं, घुटने भी धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं वियर एंड टियर की वजह से। तो अभी इन्होंने जैसे बताया कई डॉक्टरों को दिखाया है जयपुर, हर जगह, और किसी ने ऑपरेशन नहीं बताया, तो ये शुरुआत ही हो रही है। तो चल सकते हैं, वॉकिंग करनी चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल विद इन द लिमिट्स ऑफ पेन चल सकते हैं। अगर इनको 4 किलोमीटर चलने में दर्द हो रहा है तो थोड़ा कम चल लें, 3 किलोमीटर चल लें। एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़रूरी है। जॉइंट बनाया ही ईश्वर ने मूवमेंट के लिए है, अगर मूवमेंट ही नहीं करेंगे तो जॉइंट का फ़ायदा नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खास्ता नी रिप्लेसमेंट की बात आ गई, हाँ जी, एक बारी में एक ही करवाएं या एक ही साथ दोनों भी करवा सकते हैं? वो निर्भर करता है कि आपका शरीर कितना स्वस्थ है, उम्र कितनी है और कोमॉर्बिडिटीज़ कितनी हैं शरीर में। अगर कोई 80 साल के हैं और उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम और ये सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, दोनों एक साथ करना बहुत रिस्की हो जाएगा। वन एट अ टाइम इज बेटर। उन लोगों में हम लोग साल एक बार में एक करते हैं। कितने स्पेस के बाद? कम से कम 3-4 महीने, जब शरीर रिकवर कर जाए वापस, फिर दूसरा घुटना कर सकते हैं। जी डॉक्टर उमा, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की हम बात करें तो अगर आर्थराइटिस से वो पीड़ित हैं, क्या प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या रिस्क फैक्टर है उनके लिए आर्थराइटिस का? देखिए, आर्थराइटिस सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रकार की होती है। और उसमें अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है फॉर एग्जांपल, तो वो पहले ये कहा जाता था कि प्रेगनेंसी के दौरान उसकी सीवियरिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि नहीं, बनी भी रह सकती है। तो कुछ दवाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी सेफ होती हैं, वो दवाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती हैं और डिजीज़ पूरी तरह कंट्रोल में हो जाता है। दूसरी एक धारणा होती है कि जिसको आर्थराइटिस है वो दैट लेडी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट, या फिर उसकी जो बीमारी है उसके बच्चे में आ जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, और क्योंकि जो रूमेटॉइड है पर्टिकुलरली, उसमें फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती है। जो दवाएं होती हैं उनसे भी फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि अ लेडी कैन लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ, आई वुड से, बिकॉज दवाओं से अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो वो हेल्दी लाइफ। तो एक और धारणा है, जब मेनोपॉज आता है तो उस टाइम पे कहा जाता है कि आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है उस स्टेज पे, तो क्या ये मिथ है, क्या ये सच है? नहीं, ये मिथ है मैं कहूँगी, क्योंकि मीनोपॉजल एज ग्रुप में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ती है, और ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है। यूजुअली वो मैनिफेस्ट नहीं करता, लेकिन कहीं वो माइक्रो ट्रॉमा हुआ या कोई भी ट्रॉमा, माइक्रो फ्रैक्चर्स हुए तो उसमें पेन शुरू हो जाता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस पर से जॉइंट पेन का कारण नहीं होता है नॉर्मल। तो वो नॉर्मल जॉइंट पेन है, जो वो पेन हो रहा है वो नॉर्मल है? वो पेन की दूसरी वजह होगी। ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज ही माना जाता है। देखिए, डॉक्टर उमा ने हमें बड़े अच्छे से समझाया था कि आरए और ओए में क्या फर्क है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ज्यादा गंभीर है। ऑस्टियो आर्थराइटिस समय के साथ होता है। अब ये नया वर्ड आ गया ऑस्टियोपोरोसिस। तो डॉक्टर राहुल खरे, ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या फर्क है? ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब है कि जॉइंट में दर्द होना, जॉइंट खराब हो जाना, कार्टिलेज खराब होने की वजह से जॉइंट खराब होना, जैसे हमने अभी एक्सरे देखे। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत आम शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना।
जो कि बोन्स में से कैल्शियम वगैरह निकलने लग जाता है, हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। अभी महिलाओं की बात हुई, मेनोपॉज के टाइम पे और ईस्ट्रोजन्स वगैरह जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी की वजह से बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। यही मेल्स में 65-70 ईयर्स में एज की वजह से, ओल्ड एज की वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। क्या खाएं, खान पान बताइए ताकि थोड़ा ठीक रहे हड्डियां। विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। तो सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं इसके लिए? जी हाँ, सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं कितना अगर कमी mg है। रहना चाहिए? अगर तो देखिए विटामिन डी कम है, वैसे तो वो नेचुरली हम सनलाइट से बनती है, हमारी स्किन बनाती है, बट अगर सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो रहा है, अर्बन पॉपुलेशन है, ऑफिस वर्क है, तो हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर विटामिन डी कम होता है तो टेस्ट कराते हैं पहले, और 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हफ्ते में एक बार 2 महीने तक दी जाती है। जी डॉक्टर उमा, एक और कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो, हमारा सवाल है ये, कमर में दर्द होता है, सूजन भी है। हाँ, जी कमर में सूजन भी है। एज के हाँ, अपनी एज भी बता दीजिए, आपकी उम्र कितनी है? और जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। और एमआरआई करवाए हैं तो गठिया बताया है, गठिया बताई है। उम्र कितनी है आपकी? 52 साल, 50 से 52। 52। देखिए, फीमेल्स में बैक पेन की समस्या बहुत कॉमन है और उसके बहुत सारी वजह होते हैं, लेकिन जो आर्थराइटिस जिसमें कि लो बैक पेन होता है इन्फ्लेमेटरी, वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है और यंग एज में ज़्यादा कॉमन होती है। लेकिन कभी कभी महिलाओं में इनिशियल स्टेजेस में वो इग्नोर हो जाती है, तो लेटर स्टेजेस में डिटेक्ट हो सकती है। लेकिन दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा एमआरआई में बताया कि गठिया है, इनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एमआरआई लोग ऐसे ही करा लेते हैं खुद भी जाके, या डॉक्टर्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली एडवाइस करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया कि नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स में एमआरआई कराई गई बैक की, और उनमें 60-70% लोगों को एमआरआई में चेंजेस थे, लाइक डिस्क प्रोलैप्स, डीजनरेशन, ये सारी चीज़ें, लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो एमआरआई तभी कराएं जब रेड फ्लैग्स हो इन केस ऑफ लो बैक पेन। और रेड फ्लैग्स होते हैं जैसे फीवर आ रहा है, या कोई न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फटीग है, इन्फ्लेमेटरी लो बैक पेन है, या कोई और सिम्टम्स हैं, तो बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं एमआरआई कराने के। जी बिल्कुल, आर्थराइटिस विषय पर उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर उमा आपका, डॉक्टर राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।